कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही थी और वर्ल्ड हिस्ट्री के इसमें हम शुरुआत कर रहे थे आधुनिक विश्व इतिहास। आधुनिक विश्व इतिहास की हमने कहा था कि हम शुरुआत करेंगे और प्रबोधन काल से आपको बताना शुरू करेंगे। जो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने पूरी लिस्ट देख ली थी कि हमें कौन कौन से टॉपिकों को कवर करना है और वो सभी के टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो हमें प्रबोधन काल से शुरू करना है। और प्रबोधन काल क्या है इसके बारे में ना हमें पिछला पता है ना अगला पता है। और दूसरी बात यह है कि कई सारे बच्चे जो इतिहास पढ़ रहे हैं उनका दूरों दूरों तक के नाता नहीं। और कई तो ऐसे है कि जिन्होंने यूरोप भी नहीं देखा होगा, आधुनिक विश्व इतिहास विश्व के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा। अब उनके लिए इतिहास पढ़ना बहुत अधिक कठिन हो जाता है और उनके लिए इतिहास, आधुनिक इतिहास तो पढ़ना सरल हो जाता है, बाकी इतिहास क्योंकि कनेक्ट कर पाते बहुत सारे बच्चे। हाँ, उन्होंने सुना रहता है रामायण की कथा, हाँ उन्होंने गुप्त काल के बारे में पढ़ा रहता है, मुगल के बारे में पढ़ा रहता है और थोड़ा सा अंग्रेजों के बारे में पढ़ा रहता है। तो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित करने में और सोच समझ पैदा करने में बच्चों को प्राय दिक्कत नहीं होती। पर आधुनिक विश्व इतिहास के समय में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली दिक्कत ये रहती है कि उनका किसी भी प्रकार से डायरेक्ट संबंध विश्व इतिहास से रहता ही नहीं, इनडायरेक्ट रहता है। चाहे प्राचीन काल रहेगा, मध्यकाल रहेगा, चाहे आधुनिक काल, इनडायरेक्ट संबंध रहेंगे पर डायरेक्ट संबंध है। दूसरी बात दिक्कत यह होती है कि जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो शब्दावली कहीं ना कहीं लैटिन किस्म की रहती है। और जब लैटिन किस्म की भाषा या फिर यूरोपीय भाषा जब उपयोग में लाई जाती है तो उसके बाद में बच्चों के सामने जैसी आती है वो आतंकित हो जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए इस बारे में, हम धीरे धीरे चलेंगे। 25 लेक्चर डिसाइड करके रखे हैं, उस 25 लेक्चर में हम पूरी बातों को अच्छे से निचोड़ कर पढ़ने की कोशिश करें। तो हमें आपको बताना था प्रबोधन काल, और प्रबोधन काल से रियली शुरू होता है जो हमारे सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है। तो प्रबोधन काल से ही माना गया। आता है एक ही क्वेश्चन मेंस में, 1 से 2 क्वेश्चन आते, उसके बावजूद भी आधुनिक विश्व इतिहास का बहुत अधिक महत्व है और बहुत अधिक महत्व होने के कारण हम इसे पढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार से भारत का इतिहास है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो हम आधुनिक काल जिस प्रकार से भारत का पढ़े उसी प्रकार हम विश्व का आधुनिक इतिहास हम पढ़ने वाले। पर भैया आधुनिक काल की पृष्ठभूमि हमको तभी समझ में आई थी जब हम मध्यकाल और प्राचीन काल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अवेयर किया था। तभी आपको विदेशी कंपनियों का आगमन और फिर बाद में पता चला कि आधुनिक इतिहास कहाँ से शुरू हो, क्यों हो। तो उसी प्रकार से विश्व इतिहास को जानने के लिए, विश्व आधुनिक इतिहास को जानने के लिए हमें प्राचीन काल और मध्यकाल के विषय में जानकारी एकत्रित होना चाहिए। ये आते नहीं है प्रश्न, तो उसके बावजूद भी आपको बहुत जगह पर महत्व देंगे। आपको प्राचीन काल समझने में महत्व देंगे। जब मैं सामंतवाद शब्द का प्रयोग करूंगा ना, तो वहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोपीय सामंतवाद और भारतीय सामंतवाद में क्या अंतर है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जिस प्रकार से मध्यकाल विश्व इतिहास में अंधकार काल था, क्या भारत में भी अंधकार काल था क्या, प्रश्न पूछा जाता है। तो भैया पूछे गए हैं, तो मैं आपको, जब ही आप ये प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे जब आप इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए यूरोप का मैप बना देता हूँ, और जब यूरोप का मैप बन जाएगा तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है हमारा यूरोप, चाहे आज का ले लो बेटा, चाहे प्राचीन का। ये हमारा यूरोप। मैप भी बनाइए, कॉपी में भी नोट करिए, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, कॉपी लेकर बैठा करिए। तो ये हमारा यूरोप है, और इस यूरोप में ये एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। यूरोप जो रहा, इसका जो प्राचीन काल रहा, कौन सा काल बेटा, प्राचीन काल। इस प्राचीन काल और फिर बाद में आया मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद आया आधुनिक काल। प्राचीन काल में जो पूरा यूरोप था, जिसकी शुरुआत अगर मैं सीधे सीधे कहूं 1ली सदी से, तो आपको यहां पर एक साम्राज्य दिखाई देगा, रोम। कौन सा साम्राज्य दिखाई देगा, रोम। ये रोम साम्राज्य का प्रसार केंद्र यहां था। केंद्र कहां पर था, वर्तमान के इटली, और उसकी एक राजधानी थी रोम,
और दूसरी राजधानी जब उसने बनाई थी तो वो आपको मिलेंगी यहाँ पर इस्तांबुल, बुलिया, कस्तुनतुनिया आपको दिखेगी। उसकी 2 कैपिटल थी। प्राचीन काल में जो यूरोप था एक प्रमुख साम्राज्य का गढ़ था जिसका नाम क्या था? रोम। और ये जो रोम साम्राज्य था, इस रोम साम्राज्य के चर्चे पूरे विश्व में थे। इसके कारण ही भारत का उद्योग प्राचीन काल में बना रहा। इसके कारण ही रेशम व्यापार प्राचीन काल में चीन से यूरोप तक के बना रहा, और जिसके कारण यूरोप की ख्याति बहुत रही और इसके कारण पूरे विश्व को फायदा भी हुआ। रोम साम्राज्य जब तक के था तब तक के राजा का शासन था। किसका शासन था? राजा का शासन। और राजा की इच्छा ही क्या था? काम, राजतंत्र था। और जब जब राजा अधिक इकोनॉमिक पावर लेकर रहता है, अधिक आर्थिक शक्ति को लिए रहता है, वो किसी भी प्रकार की अन्य बातों के दबाव में ही नहीं आता। ये हर इतिहास में एक बात रही। जब जब राजा अधिक शक्तिशाली हुआ और शक्तिशाली होने के साथ में उसके पास इकोनॉमिक पावर बढ़ी, क्योंकि E इक्वल टू E मतलब इकोनॉमी बराबर से एम्पायर। तो जब जब इकोनॉमिक पावर बढ़ी तब तब राजा का साम्राज्य बढ़ा, और जब जब उसका साम्राज्य बढ़ा वो दूसरे चीजों के दबाव में आया ही नहीं। यही कारण रहा कि इस रोमन साम्राज्य जो पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक के चला, उस समय तक के कभी भी धर्म के माध्यम से राजा ने शासन किया ही नहीं, अपनी इच्छा ही शासन रही। और यही कारण रहा कि इस काल में धर्म के आधार पर जब शासन चला ही नहीं तो धर्म की बातों को तोला जाता था, तोलने के बाद ही उसको अपनाया जाता था। और यही कारण रहा कि इस समय में तर्क पर बल दिया जाता था। किस पर बल दिया जाता था? तर्क पर बल दिया जाता था। तर्क वितर्क होगा तभी लोग मानेंगे। और यही कारण रहा कि प्राचीन काल के समय में जो यूरोपीय साम्राज्य था और यूरोपीय जनता थी वो सोई हुई नहीं थी, वो जागी हुई थी। कैसी थी? जागी हुई थी। क्यों जागी हुई थी? एक बड़ा साम्राज्य होने के कारण, एम्पायर बड़ा होने के कारण वो कभी भी अन्य शक्तियों के आगे घुटने नहीं टेके। पर जैसे ही 5वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे जब रोम साम्राज्य का पतन शुरू हुआ तो रोम छोटे छोटे भागों में बंटता चला गया। कई सारे राज्यों का यहाँ पर क्या हुआ? निर्माण होता चला गया। जब कई सारे राज्यों का निर्माण हुआ तो स्वाभाविक रूप से जो भी राज्य बने वो छोटे थे, और जो भी राज्य बने छोटे होने के कारण उनका इकोनॉमिक पावर क्या था? कम था। इकोनॉमिक पावर क्या था? कम था। और इकोनॉमिक पावर कम होने के कारण सैन्य शक्ति भी क्या होंगी उनकी? कम। जब सैन्य शक्ति कम होगी तो मुझे बताइए कोई जनता अपने राजा को मानेगी क्या? नहीं मानती। और यही कारण रहा कि जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और उनकी इकोनॉमिक पावर कम होने के कारण उनके द्वारा जब सैन्य शक्ति जब उनकी कम हुई तो उनके द्वारा धर्म का अपने साम्राज्य में प्रवेश किया। धर्म को पादरियों को उन्होंने अपने साम्राज्य में कहीं ना कहीं जगह दी, और उनके द्वारा जो बातें कही जाती थी उन बातों को मान्यता दी गई। इसके कारण क्या हुआ? जो पोप ने कह दिया वही सब कुछ मान्य रहता था। पोप ने बोल दिया कि भैया सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, बोल दिया तो बोल दिया। जो पोप ने कह दिया, ये पादरी ने कह दिया, जो जिस व्यक्ति ने कह दिया, जो धर्म से जुड़ा हुआ था, वो अंतिम सत्य माना जाता था, उसका कभी भी तर्क वितर्क किया नहीं जाता था। और जब तर्क वितर्क किया नहीं जाता था तो इसके कारण इस काल को, मध्य काल को, जो प्राचीन के बाद में आया, 5वीं शताब्दी के बाद में जब तर्क नहीं किया गया तो इस तर्क नहीं किए गए काल को कहा गया सोया हुआ काल। कौन सा काल कहा गया? सोया हुआ काल या अंधकार काल, ये डार्क एज, अंधकार काल या डार्क एज। इस काल में शोषण की पराकाष्ठा हो, पोप पादरियों के द्वारा तरह तरह से आम जनता का शोषण किया गया। पोप लोग जन्म लेने के बाद में क्या क्या गुनाह करेगा व्यक्ति उसके बारे में पैसा ऐंठते थे।
आगे हर वर्ष में उसके द्वारा कोई ना कोई गुनाह किया जाएगा, उसके बारे में पैसा ऐंठते थे। जीवन में कभी कोई त्रुटि होगी, उसके बारे में पैसा ऐंठते थे, और सब पैसा ऐंठने के बाद में अपने पास जमा करके रख लेते थे और इनको शय देते थे। राजा मतलब राजा और पोप पाद्रियों के मध्य ये साठगांठ थी, और इसके माध्यम से दोनों ही जीवन जी रहे थे। और जो निचला तबका था वो लगातार तर्क ना करके जीवन जी रहा था, जिसके कारण से अंधकार काल का। परंतु पोप के द्वारा जब कही गई कुछ बातें गलत हुई, उन बातों के गलत हो जाने के बाद में जो इंसान सोया हुआ था, क्योंकि पोप को ईश्वर का बंदा माने जाते थे, ईश्वर की छाया यहाँ पर मानते थे कि भैया अगर ईश्वर ऊपर है तो ईश्वर के रूप में यहाँ पर कौन है? पोप है। जो वो बोलेगा वो सत्य होगा, तो मतलब ये जो बोलेगा वो सत्य होगा, तो गलत हो ही नहीं सकता। वो गलत हो गया। गलत कैसे हुआ? एक कहानी है। आपको रोम साम्राज्य समझ में आया? वो कैसा काल था? जागा हुआ। मध्यकाल कैसा था? सोया हुआ। तो आपको एक और धर्म दिखाई देगा, ये एक ईसाई धर्म हो गया। एक धर्म दिखाई देगा जिसका 6ठी शताब्दी के करीब करीब उदय हुआ, जिसके उदय को इतिहास में एक महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से आपको मैंने एक बात बताई थी समाजवाद का उदय, उसी प्रकार से विश्व इतिहास में अगर किसी धर्म का उदय बहुत तेजी से हुआ तो वो धर्म था इस्लाम धर्म। वो कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म और एक था ईसाई धर्म, और ये दोनों निकले यहूदी से। किसे निकले? यहूदी से। यहूदी व्यक्ति अपने आप को पाक साफ मानते थे, और यहूदियों के द्वारा ही ईसा मसीह की क्या की गई? हत्या की गई, जिसके बाद में उसको गुड फ्राइडे डे माना गया। और उसके बाद में आपको पता ही कि भैया जिस दिन उनका जन्म हुआ उसको भी एक अच्छे दिन के रूप में माना जाता है, और उस दिन बोला जाता है कि वहीं से यहूदियों का काल शुरू हुआ। यहूदी अपने आप को पाक साफ, हमेशा रक्त की शुद्धता पर बल देकर रखते थे। ईसाई धर्म का उदय इसी यहूदी से हुआ, और इस्लाम धर्म का भी उदय इसी यहूदी से हुआ। और तीनों धर्म का जो प्रमुख केंद्र बिंदु था, वर्तमान में अगर आप इजराइल जाओगे तो आपको दिखाई देगा वहां पर एक प्रमुख क्षेत्र यरूशलेम। क्या नाम था? यरूशलेम। ये यरूशलेम जो क्षेत्र था, तीनों ही धर्म के लिए प्रमुख केंद्र है। आज भी था, प्राचीन काल में भी था, और मध्यकाल में भी था। इस यरूशलेम को पहले ईसाइयों के द्वारा चलाया जाता था, और ईसाइयों के द्वारा इस क्षेत्र पर लंबे समय तक के शासन किया। जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम में खलीफा के माध्यम से साम्राज्य को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की गई, उनके सेनापतियों के माध्यम से पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा यरूशलेम जैसे पवित्र जगह पर भी अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की गई। इसी दौरान ईसाई और इस्लाम धर्म के व्यक्तियों के मध्य यरूशलेम को लेकर झड़प हुई, और ये झड़प हुई 13वीं शताब्दी के करीब करीब, जिसमें पोप के द्वारा यह घोषणा की गई कि हमारे ऊपर ईसा की कृपा है तो युद्ध में हमारी ही जीत होगी। जब युद्ध में इनकी हार हुई ईसाई लोगों की, तो उसके बाद में लोगों का पहली बार अंधविश्वास से कहीं ना कहीं संपर्क टूटा। और इसी दौरान कई सारे ऐसे लोग आ चुके थे जो पुरानी विचारधारा को नहीं मानते थे, जिसमें गैलीलियो, न्यूटन प्रमुख लोग। दाते साहब ने तो पुनर्जागरण की शुरुआत ही कर दी थी। तो मध्यकाल में आपको जो सोया हुआ इंसान था वो जागता हुआ भी दिखाई देगा। तो मतलब पहले जागा था, फिर सोया, फिर जागा, तो मतलब पुनः जागा, तो उसके बाद में आपको पुनर्जागरण काल दिखाई देगा। मतलब जब मनुष्य तर्क वितर्क की बात पर अपनी बातों को मानने या ना मानने की कोशिश करता है, उसे कहा जाता है पुनर्जागरण काल। ये मनुष्य के संदर्भ में ये बात बोली गई। जब तर्क वितर्क पर ज्यादा बल देने लगे तो कहीं ना कहीं धर्म का क्या हुआ? धीरे धीरे राजतंत्र से टूटन हुआ। राजतंत्र से जब टूटन दिखाई दिया तो आपको यहीं पर समझ में आएगा, जो पूरा यूरोप पहले छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था, और वो यूरोप में आपको छोटे छोटे साम्राज्य जो सामंत के रूप में कार्य करते थे, वे अब साम्राज्य में सामंत धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और अब निरंकुश सत्ता स्थापित होंगी, जिसके राजतंत्र में धर्म का प्रवेश नहीं रहेगा, केवल और केवल शक्ति का।
तो पुनर्जागरण काल शुरू होगा यूरोप में, और उसके साथ में केंद्रीकृत तानाशाही वाली शासन पद्धति। यदि मैं एक महिला का नाम लूंगा तो आप लोग सीधे समझ जाए, रानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी, प्रमुख रूप से थी। आपको दिखाई दूंगा, आपको मैंने बताया लुई 14वां, फ्रांस का शासक, प्रमुख रूप से आपको दिखाई देगा। ये पुनर्जागरण काल के प्रमुख नेता रहे, प्रमुख शासक रहे, जिन्होंने शक्ति के बल पर शासन करने की कोशिश की और धर्म को अपने राजतंत्र में प्रवेश देने की कोशिश नहीं की। तो पुनर्जागरण काल शुरू हुआ, जिसमें तर्क पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया? तर्क पर बल दिया गया। और तर्क पर जब बल दिया गया तो इसके माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में लगातार खोजें दिखाई दी। विज्ञान के क्षेत्र में कई सारी खोजें हुई, जहाजों का निर्माण हुआ, जहाजों को बड़े बनाने की कोशिश की गई। आपको दिखाई देगा इसी समय में कि रोड बनाने का निर्माण दिखेगा। मतलब हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष से लेकर खदान के क्षेत्र तक के हर क्षेत्र में हमें तर्क पर बात करके लोगों के द्वारा क्या किया गया, कार्य करने की कोशिश की गई, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रिंटिंग प्रेस ने। प्रिंटिंग प्रेस ने तो ईसाई धर्म में पादरियों का तो दिवालिया निकाल दिया, क्योंकि पहले जो ये लोग बोलते थे अपने पास एकमात्र किताब रखते थे, और उस किताब को रखने के बाद में वो क्या करते थे, जो पादरी बोलेगा वही सब मानते थे। क्योंकि प्रिंटिंग की पहले कमी थी, पहले ताड़पत्र चलते थे, ताम्रपत्र चलते थे, जो एक ही व्यक्ति के पास रहता था, और जो वो बोलता था वही बातें आगे वाला सुनता था, वो किसी को सत्य मानता था। पर जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, आविष्कार हुआ, तो भैया प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद में उसी बाइबल का जब लगातार छपाई की गई, लगातार अन्य भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, तो उसके बाद में लोग तर्क वितर्क करने लगे, भैया आप जो बता रहे हो गलत बता रहे, ऐसा तो बाइबल में दिया ही नहीं। जब लोग तर्क वितर्क करने लगे तो इसी को कहा गया पुनर्जागरण काल। जब इस तर्क वितर्क में परिपक्व अवस्था आने लगी, इसमें भी परिपक्व अवस्था आने लगी, तो उसे कहा गया प्रबोधन काल। क्या कहा गया? प्रबोधन काल। तो आज के लेक्चर में आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको प्राचीन काल में लेकर गया, और प्राचीन काल से मध्यकाल में लेकर गया, और मध्यकाल से ही मैंने आपको बताना शुरू करा कि उसी के मध्यकाल में जब चरम शोषण का बिंदु आया, और जब कुछ निर्णय धर्म के माध्यम से कम होने लगे, धर्म के माध्यम से जब त्रुटिपूर्ण होने लगे, तो लोगों में कहीं ना कहीं जागृति पैदा हुई, और इस जागृति को ही पुनर्जागरण काल के नाम से जाना गया। और जब इस पुनर्जागरण काल में परिपक्व अवस्था आई, लोग तर्क के साथ में अब और सारी बातों को जब जोड़ने लगे, जिसमें रूसों के द्वारा कई सारी बातें बोली गई कि भैया इंसान जो पैदा हुआ है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, ये समाज ने अपने कानून के माध्यम से लगातार इंसान को जंजीरों में जकड़ा के रखा हुआ। जब ये सब बातें बोलने लगे, तो उसके बाद में तो लोगों में परिपक्व अवस्था आना ही था, क्योंकि दास प्रथा की समाप्ति की शुरुआत तो रूसों के सिद्धांत से ही होगी। क्योंकि रूसों ने क्या कहा था, कोई भी इंसान कैसा पैदा हुआ, स्वतंत्र पैदा हुआ, पर समाज ने जो रूल रेगुलेशन बना के रखे, उसके कारण लगातार जो व्यक्ति रहता है वो कैसे जाता है, समाज में जकड़ता हुआ चले जाता है। तो इस परिपक्व अवस्था को क्या कहा गया? प्रबोधन काल। तो कल के लेक्चर में हम प्रबोधन काल की विशेषताओं से लेकर उसका प्रभाव पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कल के लेक्चर में ही हम अमेरिकी क्रांति अगर हो सके तो हम उसको भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।